हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 12th के हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट ईंटें, मन के और हस्तियाँ का दूसरा पार्ट। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था हड़प्पा सभ्यता का परिचय। हड़प्पा सभ्यता जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। एक बार हम पिछले चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन करते हुए देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की सिंधु नदी के आसपास के उपजाऊ क्षेत्र के अंदर विकसित हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। आज हम देखते हैं इस चैप्टर का आगे का पार्ट। तो कोई भी सभ्यता अगर विकसित होती है तो वो उपजाऊ क्षेत्र के अंदर विकसित होती है, जिससे कि वहाँ रहने वाले लोगों को आसानी से खाद्य पदार्थ प्राप्त हो सकें। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं वो नदियों के किनारे विकसित हुए। तो आज अपन देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और ये किन नदियों के तटों पर विकसित हुई है सभ्यताएं और उनके उत्खननकर्ताओं के नाम। तो पहला स्थल है मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी तट पे विकसित हुई और इसके उत्खननकर्ता हैं राखलदास बनर्जी। दूसरी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, जो कि रावी नदी के तट पर विकसित हुई थी। इसके उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी। तीसरी सभ्यता है रोपड़ सभ्यता स्थल है रोपड़, जो कि सतलज नदी के किनारे विकसित हुआ था और इसके उत्खननकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा। चौथी है सुतका गेंडोर, जो कि दाश्क नदी के किनारे पर विकसित हुई थी और इसके उत्खननकर्ता थे ऑरेल स्टाइन। पांचवी थी लोथल, जो कि हरियाणा में भोगवा नदी के किनारे विकसित हुई थी और इसके उत्खननकर्ता थे रंगनाथ राव। और छठवीं थी कालीबंगा, जो कि राजस्थान में स्थित है और ये घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी, जो कि कालीबंगा जो कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है। इसके उत्खननकर्ता थे रंगनाथ राव। सातवां है राखीगढ़ी, जो कि घग्गर नदी के किनारे विकसित हुआ और इसके उत्खननकर्ता का नाम है सूरजभान। आठवीं है रंगपुर, जो कि भादर नदी के किनारे विकसित हुआ था और इसके उत्खननकर्ता का नाम भी रंगनाथ राव था। और लास्ट है आलमगीरपुर। यह स्थल हिंडन नदी के किनारे स्थित है और इसके उत्खननकर्ता का नाम यज्ञदत्त शर्मा है। अब हम देखते हैं, पिछले पार्ट में हमने देखी थी सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। अब अपन देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कों और गलियों की विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कों के अवशेषों को अपन जब देखते हैं, जब उत्खननकर्ताओं ने उनके जो अध्ययन किया तो उसमें पाया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यताएं लगभग एक ग्रिड के समान पद्धति पे बनी हुई दिखाई देती हैं और ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। और इस सभ्यता की एक विशेषता ये भी थी कि यहाँ की जल निकास प्रणाली अनूठी थी, जो कि घरों के गंदे पानी की नलियों को गली की नालियों से जोड़ती थी। सड़कों के साथ नालियों को बनाया गया था और सड़कों और गलियों के अगल बगल आवासों को बनाया गया था। दूसरी विशेषता थी हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण। हड़प्पा सभ्यता की भवन निर्माण योजना अनूठी थी और आंगन पे आधारित थी। इसके अंदर हड़प्पा सभ्यता के भवनों में शौचालय, स्नानागार, शयन कक्ष आदि के अतिरिक्त कई कमरे भी मिले हैं। और घरों की मजबूती के लिए नींव निर्माण की जाती थी।
सड़कों के किनारे मकान बने होते थे जिनसे हवा और सफाई और प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था होती थी। मकान जमीन से ऊंचाई पर बनाए जाते थे। मकानों के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे और मकानों के प्रवेश द्वार मुख्य मार्ग की अपेक्षा गली की ओर खुलते थे, जिसके कारण बाहरी हलचल, शोरगुल और प्रदूषण से घर सुरक्षित होगा। इस प्रकार हमने देखा कि हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यताओं के लोगों की भवन निर्माण कला कितनी उत्कृष्ट थी। सड़कों के किनारे किनारे पानी की निकासी के लिए नलियां बनी होती थी और नलियों को ढकने की भी व्यवस्था थी। नलियों को फर्श से ढका जाता था। नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर शोषक कूप लगे होते थे जिनमें गंदगी रुकी रहती थी। पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय में उत्कृष्ट विकास की अवस्था में थी। अगली विशेषता है हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक भवन। सिंधु घाटी सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया, जिसके ऊपरी हिस्से में सार्वजनिक भवन तथा निचले हिस्से में व्यक्तिगत आवास बने हुए थे। उत्खनन में सार्वजनिक या राजकीय भवनों में अवशेष मिले हैं। एक अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला है जो कि 70 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा है। यह स्मारक उस काल की संपन्नता का परिचायक है। यहाँ पर 71 मीटर लंबा व इतना ही चौड़ा एक वर्गाकार कक्ष प्राप्त हुआ है जिसमें 20 स्तंभ थे। एक अनुमान के अनुसार इस भवन का उपयोग आपसी विचार विमर्श, धार्मिक आयोजन और सामाजिक आयोजन के लिए किया जाता होगा। अब अपन देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता जो है हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार पाए गए। स्नानागार जलाशय किले में स्थित था और यह 11.88 मीटर लंबा और 7.1 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा। इसके तल पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ये सीढ़ियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई हैं। ये अपन देख रहे हैं क्लास 12 की NCERT की चैप्टर फर्स्ट का सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उसकी विशेषताएं। तो इसके अंदर स्नानागारों की प्रमुख विशेषताएं थी कि स्नान कुंड के चारों ओर बने हुए कमरे और बरामदे भी बनाए जाते थे। स्नान कुंड के कमरे के समीप एक कुआं बना हुआ है जिससे कि पानी कुंड में आता था और कुंड के गंदे पानी की निकासी एक अन्य दरवाजे से की जाती थी। गंदा पानी फिर बड़ी नालियों के माध्यम से शहर से बाहर निकल जाता था। स्नानागार की दीवारों के निर्माण में सीलन से बचने के लिए डामर या तारकोल का प्रयोग किया जाता था। पूरे स्नानागार में 6 प्रवेश द्वार होते थे। स्नानागार में गर्म पानी की व्यवस्था भी होती थी। इस स्नानागार के बारे में अर्नेस्ट मैके कहते हैं कि यह स्नानागार पुरोहितों के स्नान के लिए होता था। एग्जाम की दृष्टि से ये हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब अपन देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली। हड़प्पा संस्कृति नगरीय थी। इन लोगों का जीवन स्तर उच्च था। घरों का गंदा पानी सड़कों के किनारे बनी हुई नालियों से लेकर शहरों के बाहर हो जाता था। इन नलियों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इनका प्लास्टर किया जाता था जिससे कि नालियों को कोई नुकसान न पहुंचे। इसलिए प्लास्टर के लिए चूना, मिट्टी और जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। नोट अपन देखते हैं कि प्रोफेसर रामचंद्र शर्मा की मान्यता है कि कंस युग की किसी भी दूसरी सभ्यता ने सफाई व स्वास्थ्य को इतना महत्व नहीं दिया था जितना कि हड़प्पा सभ्यता के वासियों ने दिया था। और यहाँ पे बहुतायत से पक्की ईंटों का प्रयोग मुख्य रूप से 4 प्रकार की ईंटें प्रयुक्त की जाती थी, जिसमें एक तो आयताकार जिनका अनुपात होता था 4:2:1। दूसरी होती थी एल प्रकार की ईंटें। इन ईंटों का प्रयोग कोने में किया जाता था। और नोकदार ईंटें, इनका प्रयोग कुओं में किया जाता था। चौथी है टी प्रकार की ईंटें। इनका प्रयोग सीढ़ियों में किया जाता था। अब अपन देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन।
हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन की विशेषता में के मुख्य बिंदु हैं सामाजिक संगठन, भोजन, वस्त्र, आभूषण, सौंदर्य प्रदर्शन, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी, मृतक क्रम और चिकित्सा विज्ञान। हड़प्पा सभ्यता के इन सामाजिक जीवन की विशेषताओं को अपन एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक संगठन। इतिहासकार गार्डन चाइल्ड के अनुसार समाज को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला था शिक्षित वर्ग, जिसमें पुरोहित, चिकित्सक, जादूगर और ज्योतिष आते थे। और दूसरा है योद्धा या सैनिक वर्ग। इनकी पुष्टि दुर्गों में उपस्थित अवशेषों के आधार पर हुई है। तीसरा है व्यापारी या दस्तकार वर्ग, जिनमें बुनकर, कुम्हार और स्वर्णकार आते हैं। चौथा है श्रमिक व कृषक वर्ग, जिसमें टोकरी बनाने वाले, मछली बनाने वाले, मारने वाले इत्यादि शामिल हैं। तो ये था हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक संगठन। अब अपन और हड़प्पा सभ्यता के लोग मांसाहारी व शाकाहारी दोनों ही थे। अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के वस्त्रों की विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता के लोग भिन्न भिन्न ऋतुओं में अलग अलग वस्त्र पहनते थे। महिला और पुरुष के वस्त्रों में भिन्नता पाई जाती थी। पुरुषों में धोती, पगड़ी, दुशाले, कुर्ता एवं महिलाओं में घाघरा व साड़ी पहनी जाती थी। चौंदड़ों से प्राप्त मूर्ति में पगड़ी प्राप्त हुई है। तो चौंदड़ों से प्राप्त मूर्ति से हमें क्या विशेषता मिलती है कि चौंदड़ो सभ्यता के लोग सिर पे पगड़ी पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता में आभूषण एवं सौंदर्य प्रसाधन। हड़प्पा सभ्यता के लोगों में स्त्री व पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। वह दोनों ही सौंदर्य प्रसाधन के सामग्री का प्रयोग करते थे। अंगूठी, कान की बाली, चूड़ियाँ, बाजूबंद, हार, धनी लोगों के हाथ में सोने जैसी कीमती धातु के आभूषण भी मिले हैं, जबकि सामान्य लोग तांबे, कांसा तथा हड्डी के बने आभूषण पहनते थे। अब अपन देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की समाधान प्रक्रिया, जिसमें कि एक समाधान की प्रक्रिया थी आंशिक समाधान, जिसके अंदर की शव को पशु पक्षियों द्वारा खाने के बाद बचे हुए अवशेषों को दफना दिया जाता था। और दूसरा था क्लेश समाधान, जिसको बोलते हैं दाह कर्म। दाह के पश्चात बचे हुए अवशेष को किसी कलश या मंजूषा में रखकर दफना दिया जाता था।